Okay, now let's start with chapter 2 of physics of class 9, that is force and laws of motion. सेकेंड चैप्टर आता है हमारे पास में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th सेकेंड चैप्टर. फर्स्ट टॉपिक इसमें क्या है हमारे पास में, फोर्स. तो हमें देखना है कि फोर्स क्या होता है. बेसिकली फोर्स की सिंपल लाइन डेफिनेशन आती है, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. किसी भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, ये किसको क्या बोलते हैं, इसको हम फोर्स बोलते हैं. लाइक ये बोर्ड है, इसको मैंने हाथ से पुश किया, ये क्या किया, इसको फोर्स लगाई ना, फोर्स लगा के पुश होगा. या इसको खींचा अपनी तरफ, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा, मार्कर को अपनी तरफ खींचा, तो ये क्या आता है हमारे पास में, पुल. इसमें भी फोर्स लगाए, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. पुश और पुल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, फोर्स बोलेंगे. या नॉर्मली देखा होगा गेट्स पर लिखा होता है, जो नॉर्मल गेट्स होते हैं ना, किसी शोरूम पर जाते हैं, किसी वहाँ कहीं जाते हैं, तो आप ये गेट पर लिखा होता है पुश लिखा होता है एक साइड वहाँ पर पुल लिखा होता है. तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, दोनों ही साइड में, दोनों ही केसेस में हमें क्या करना है, फोर्स लगानी है. तो वहाँ पे भी पुश करने में भी फोर्स लगानी है और पुल करने में भी फोर्स लगानी है. तो हमारा आ जाता है पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. ओके, अब आता है इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. की फोर्स तो हमने पढ़ लिया कि फोर्स क्या था, पुश और पुल. अब आता है कि फोर्स के हमारे पास क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. फोर्स हमारा किस क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, कि कहीं भी फोर्स लगा रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है. तो फर्स्ट इफेक्ट आता है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है. लाइक एक हमारे पास में ऐसे बैलून होता है, बैलून ले लिया, एक हमारे पास बैलून, हमने उसका हाथ से फोर्स लगे उसके साइज को कम कर दिया, उसको दबा दिया ना, तो क्या हुआ, हमने फोर्स से उसका क्या किया, उसके शेप को चेंज कर दिया. शेप उसका चेंज हो गया. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं. एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक पेंसिल है हमारे पास, हमने उसको फोर्स लगाया, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो वो क्या आता है, हमने उसका साइज चेंज कर दिया, साइज चेंज हो, शेप चेंज हो. तो फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट आता है इसके, फोर्स कैन चेंज द शेप और द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स ने किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या फिर उसका साइज चेंज कर दिया. सेकेंड आता है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकता है. क्या कर रहा है फोर्स, यहाँ पे उसका स्टेट को चेंज कर देता है. फोर्स ने उसका स्टेट चेंज कर दिया. लाइक एक फुटबॉल थे हमारे पास, वो ग्राउंड पे फुटबॉल रखी हुई है, हमने उसको किक कर दिया, किक अपने फुट पैर से किया वहां पे, तो जब उसको किक किया तो अभी कहाँ थी वो, रेस्ट में थी बॉल, अब वो मूव करने लगी. तो फोर्स ने क्या किया, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. स्टेट यहाँ पे चेंज कर दी गई फोर्स से. अब आता है इसके बाद में हमारे पास, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, तो फोर्स क्या कर सकता है, इसके ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, एक फुटबॉल आ रही है हमारे पास में, हम उसको हाथ लगा के रोक सकते हैं, पैर लगा के रोक सकते हैं. कोई भी बॉल आ रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आया, हमने उसको हाथ से कैच कर लिया, तो क्या किया हमने, उसके स्टेट को चेंज कर दिया, उसकी स्पीड को चेंज कर दिया. तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड को भी चेंज कर सकता है. एक बॉल बहुत तेज स्पीड से आई थी, हमने सिर्फ उसके साथ में हाथ ऐसे किया, तो वहां हाथ से उसका इंसिडेंट होगी हाथ पे आके, तो उसकी स्पीड में कुछ चेंज आएगा. तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने उसको चेंज कर दिया. थर्ड आता है कि फोर्स क्या, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, हमने उसको मोशन में ला दिया, मोशन वाले को स्टेट का, उसको हमने स्टेट चेंज कर दिया. और फिर आता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी भी चीज की डायरेक्शन में भी चेंज कर सकता है. डायरेक्शन में भी किसी भी चीज के चेंज आ सकता है फोर्स के अकॉर्डिंग. कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास सामने से चलता हुआ आ रहा था, हमने उसको क्या किया, फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन में चेंज किया, उसकी डायरेक्शन कर दिया. लाइक वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, सामने से हमारे पास वॉलीबॉल आती है, हमने फोर्स, वो इस डायरेक्शन में आ रही है हमारे पास सामने से, हमने फोर्स लगा के हाथ से उसको वापस वहीं पर भेज दिया, तो क्या किया, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया. तो ये भी क्या था, एक फोर्स का इफेक्ट था, कि शेप चेंज किया, साइज चेंज किया, उसका स्पीड चेंज किया, हमने उसका डायरेक्शन चेंज किया. ये सब आता है हमारा फोर्स के इफेक्ट्स में. ओके, तो हमने फोर्स पढ़ लिया और फोर्स के हमारे पास में इफेक्ट्स आ जाते हैं. फिर आता है हमारे पास में टाइप. किसी भी चीज को हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे तो क्या आता है हमारे पास में, टाइप्स ऑफ द फोर्स. तो बेसिकली फोर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका. फोर्स होते हैं हमारे पास में दो टाइप के, एक आता है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा आता है अनबैलेंस्ड फोर्स. ओके, बैलेंस का फोर्स, बैलेंस से तो नाम से पता लग रहा है कि बैलेंस मतलब जहां पे जिसका एक बैलेंस बना हुआ. अनबैलेंस में क्या है, यहाँ पे अनबैलेंसिंग है, यहाँ पे कोई भी चीज बैलेंस नहीं है, कुछ फोर्स ज्यादा होगा एक साइड से फोर्स यहाँ पे कम होगा, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अनबैलेंस फोर्स. सबसे पहले बात करते हैं हम बैलेंस फोर्स की. उससे पहले एक टॉपिक आता है कि हमारे पास एक बॉक्स है,
ये बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है, किसी एक बॉक्स से ग्राउंड पर रखा हुआ है, तो ये जितना वेट होगा उतनी फोर्स नीचे लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा, mg के इक्वल लगाएगा मास इंटू ग्रेविटी, जो उसका वेट आएगा वो उतनी फोर्स कहाँ लगा रहा है, ये नीचे लगा रहा है ग्राउंड पर। अगर हमने इसको ग्राउंड पर रख रखा है, वहां से क्या मिल रहा है, वहां से एक इक्वल एंड अपोजिट इसको रिएक्शन मिल रहा है, जिसको हमने डिनोट किया आर से। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, लाइक मैं ही हूँ यहाँ पे खड़ा हुआ, तो एक फोर्स लगा रहा हूँ मैं ग्राउंड पर, क्या फोर्स लगा रहा हूँ, जितना मेरा वेट है, W इज इक्वल टू mg, हमने यहाँ पे क्या किया, फोर्स लगाई उस ग्राउंड पे, तो वहां पे फोर्स लग रही है, वहां से एक मुझे रिएक्शन मिल रहा है। रिएक्शन कितना मिल रहा है, जितनी मैंने फोर्स लगाई उतना ही वहां से रिएक्शन मिला, इसी वजह से मैं यहाँ पे कांस्टेंट खड़ा हुआ, वरना यहाँ पे मैं इस पोजीशन में नहीं खड़ा हो सकता था। अब आता है हमारे पास में से ऑब्जेक्ट था हमारे पास, तो यहाँ पे क्या था, जितनी फोर्स इसमें नीचे लगी इतनी ही फोर्स यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग गई। अपोजिट का क्या मतलब हुआ कि अपोजिट होगा, एक पॉजिटिव आ जाएगा, एक यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। लाइक यहाँ पे mg इधर लग रहा है एक डायरेक्शन में, डाउनवर्ड जा रहे हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, अपवर्ड को हम पॉजिटिव ले सकते हैं, दोनों ही इक्वल है, तो इक्वल इनका दोनों का सम कितना आ जाएगा, r और mg का सम आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में 0। तो बैलेंस फोर्स क्या कहते हैं कि व्हेन द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्स एक्ट कर रही है उनका सम 0 हो जाए। व्हेन द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन बैलेंस मोशन। या फिर यहाँ पे फोर्सेस कैसी है, फोर्सेस आर इन द बैलेंस मोड, फोर्स क्या है यहाँ पर, बैलेंस है। लाइक ऑब्जेक्ट था हमारे पास में, अब ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट से हमने फोर्स लगा दी इस डायरेक्शन में, एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो इस बॉक्स को उस साइड खींच रहा है, लेफ्ट साइड। एक ही 10 न्यूटन का फोर्स हमने इधर से लगा दिया जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बराबर फोर्स लग रहे हैं, mg और r तो दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। इक्वल एंड अपोजिट में क्या होता है कि यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये बॉक्स यहाँ से मूव करेगा या नहीं करेगा, डेफिनेटली ये बॉक्स यहाँ से मूव नहीं करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इधर से 10 न्यूटन के लिए इधर से पुल किया, 10 न्यूटन के लिए इधर से पुल किया, तो जब भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। लाइक ये मार्कर है, मैं इसको दोनों साइड से पुल कर रहा हूँ, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगाई, तो मार्कर क्या है, मार्कर अपनी जगह पर रहेगा, ये यहाँ से मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है ना। जैसे टग ऑफ वॉर में होता है हमारे पास में, एक लेफ्ट साइड में होता है, कुछ लोग राइट साइड में, जब दोनों साइड से फोर्स हमारा बराबर लग रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना पोजीशन में, ऐसे ही हमारा यहाँ पर है। तो बैलेंस्ड फोर्स जब भी लगेंगी तो वहाँ पे कोई भी चेंज पोजीशन में उसके नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, जो उसका यहाँ पे एक्सिस है वो यहाँ का यहीं रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स कितना आ रहा है यहाँ पे, इस पे नेट फोर्स आएगा 0, सारे ही फोर्स को हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। बट इन केस क्या हो सकता है, यहाँ पे ये साइज चेंज कर सकता है। लाइक एग्जांपल लेते हैं हम एक बैलून का, एक बैलून लिया, उसको दोनों ही साइड से हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का उसको कंप्रेस करने के लिए, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, तो मूव तो नहीं करेगा ना, क्योंकि दोनों साइड से फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और दोनों साइड से फोर्स लगने से क्या होगा, उसका साइज चेंज हो सकता है, बस साइज चेंज हो जाएगा। लाइक हमारे पास बैलून है, एक फोर्स इधर से लगाया, एक फोर्स इधर से लगाया, दोनों ही फोर्स कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो इसके साइज को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, अपनी पोजीशन मूव करके कहीं और नहीं जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। इसमें क्या है, बस जितने भी हमारे पास फोर्सेज हैं उन सारे फोर्सेस का सम कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। जैसे हमने ग्राफ्स पढ़े हैं, ग्राफ में क्या होता है, एक्सिस वाइज होता है ना, ये हमारे पास में ग्राफ है, ये इसमें एक्स एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस कैसी आती है, नेगेटिव, इधर एक्स एक्सिस आती है पॉजिटिव। तो एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन से लग रहा है, एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन से लग रहा है, दोनों ही अगर फोर्स इक्वल है, इक्वल में क्या होता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लाइक एक प्लस का 10 न्यूटन और एक माइनस का 10 न्यूटन, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, फोर्स हमारा नेट फोर्स आ जाएगा यहाँ पर 0, मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मूव करेगा ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। ओके, बट इन केस ऐसा होता है कि कहीं भी ऑब्जेक्ट पे हमारे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम 0 नहीं आता, कि इन दैट केस व्हेन द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज नॉट 0, सारे फोर्सेस का सम कितना है, 0 नहीं है। लाइक एक बॉक्स हमने फिर से लिया, W इज इक्वल टू mg, इसके वेट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, एक यहाँ से यहाँ पर एक रिएक्शन मिल रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, जितना वेट है वो तो रिएक्शन यहाँ पे चेंज नहीं ला सकते, बट एक साइड से इस पे फोर्स लगती है 10 न्यूटन और दूसरे साइड से इधर फोर्स लगती है इस पे 12 न्यूटन।
अब हम इसको देख के क्लियरली बता सकते हैं कि 10 न्यूटन का तो ऑब्जेक्ट इसको उधर से खींच रहा है और 12 न्यूटन इसको इस साइड में ले रहा है, तो बॉक्स क्या करेगा, जिधर ज्यादा फोर्स है उधर मूव कर जाएगा, तो बॉक्स अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यहाँ पे नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, mg से रिएक्शन कैंसिल हो जाएगा, +10 -12 कितनी आ जाएगी हमारे पास, -2 न्यूटन। तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना आता है, -2 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस साइड में यहाँ से मूव कर जाएगा क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स, कंडीशन ऑफ द अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पे कंडीशन कैसी है हमारी, अनबैलेंस है। सारे कुछ नहीं करना है, बस सारे फोर्सेस के को रिजल्टेंट ऐड कर लेना है। जब उनको ऐड कर लेंगे, अगर 0 आ जाता है उनका रिजल्टेंट कितना आता है वहां पर, 0 के इक्वल आता है, तो 0 के इक्वल रिजल्टेंट आ रहा है, मतलब हमारा फोर्स कैसी है, बैलेंस्ड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 0 नहीं आता है, इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, तो अब सारी फोर्सेस हमारी अब कैसी हो जाएंगी, अनबैलेंस फोर्सेस हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पर भी मूव कर जाएगा। बहुत सारे पार्ट्स में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक फोर्स लगा रखी है हमने, ऑब्जेक्ट हमारा अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, तो हमें यहाँ बताना था कि कौन सी फोर्स लगे, तो हम क्लियरली यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे एक बैलेंस्ड फोर्स लग रही है जब ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव नहीं कर रहा है। बट क्या एक कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा बट उसका साइज चेंज हो सकता है, ठीक है। ये आगे हमारा इस चैप्टर में क्या था, स्टार्टिंग ऑफ फोर्स था, फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स और फिर टाइप्स ऑफ द फोर्स। इसके बाद आते हैं हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमारे पास 3 लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उससे पहले कुछ और टर्म्स आते हैं, जैसे मोमेंटम आता है और इनर्शिया आता है। सबसे पहले क्या आता है, एक टर्म आता है मेरे पास में, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, किसी भी एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है उसकी स्टेट के चेंज होने के लिए। लाइक वी कैन से दैट इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज होने का रेजिस्ट करेगी, मतलब ये अपोज करेगी। ये प्रॉपर्टी नहीं चाहती कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट में चेंज आए, स्टेट में चेंज आए। लाइक ये ऑब्जेक्ट हमारे पास में ये रेस्ट में है, तो ये इनर्शिया यहाँ पे इसका नहीं चाहेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से हटके हमारा मोशन में आ जाए। या फिर एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर है, ये मोशन में है, ये मूव कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, एक यूनिफॉर्म मोशन से, स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका इनर्शिया ये नहीं चाहेगा कि इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रेस्ट में ले आए। तो बेसिकली इनर्शिया क्या कर रहा है कि इनर्शिया चाहता है कि जो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहे, उसके चेंज ना आए कोई स्टेट में, कि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे और रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ये क्या होता है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया मेनली किस चीज़ पे आता है, कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो इनर्शिया हमारा डिपेंड करता है उसके मास पर, कि उसके अंदर कितना मास है। लाइक एक हमारे पास छोटा सा बॉक्स है, तो हम इसको मूव कराना चाहते हैं यहाँ से, तो बहुत आसानी से मूव करा सकते हैं, बहुत थोड़ा सा फोर्स लगा के इसको यहाँ से मूव करा देंगे तो ये मूव हो जाएगा, यहाँ से चलने लगेगा यहाँ से। बट इसी का मास इनकेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम इसको आसानी से मूव नहीं करा सकते। लाइक एक हमारे पास टॉय कार है, उसको हमने थोड़ा सा फोर्स लगा के पुश कर दिया तो वो वहाँ से मूव करने लगेगी। बट एक हमारे पास में एक रियल कार, एक बड़ी कार है हमारे पास में, हम उसको पुश करते हैं, वहाँ से हो सकता है वो मूव ना करे, तो वहाँ पे क्या था, उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा था। तो इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मेनली उसके मास पर डिपेंड कर रहा है इनर्शिया। तो जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा वहाँ पर उसका इनर्शिया। तो इनर्शिया नहीं चाहेगा कि कोई भी प्रॉपर्टी अपनी स्टेट को वहाँ पर चेंज कर दे। इसी पे बेस्ड हमारा होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा वो अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है या फिर वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, कि रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, वो जब तक अपनी स्टेट में चेंज नहीं आएगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। कि लाइक एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है हमारे पास कंटिन्यूसली, वो मूव करता रहेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। या कोई एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रखा है, वो कब तक रखा रहेगा वहां पे, जब तक रखा रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। यही था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली न्यूटन ने क्या बोला था ना, ऑब्जेक्ट विच इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ये ऑब्जेक्ट जो किसी एक स्टेट ऑफ रेस्ट में है विल रिमेन एट रेस्ट, एंड एन ऑब्जेक्ट विच इज इन द मूविंग कंडीशन विल रिमेन इन द मूविंग कंडीशन। मीन जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कैसा रहेगा, इन मूविंग कंडीशन, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कब रुकेगा, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तभी रुकेगा ना। एक बॉल को हमने यहाँ से मूव कराना स्टार्ट किया, एक फ्लोर से यहाँ से बॉल ने मूव करना स्टार्ट किया, तो बॉल कुछ टाइम बाद हमारी रुक जाती है ना, तो वहाँ पे क्या फैक्टर है, एक फैक्टर आ रहा है हमारे पास फ्रिक्शन और दूसरा फैक्टर आ रहा है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस का भी फर्क पड़ता है और फ्रिक्शन का भी पड़ता है। अगर ना एयर रेजिस्टेंस हो ना ही फ्रिक्शन हो, तो एक बॉल को हमने मूव किया, एक फुटबॉल को हमने किक किया, तो हमेशा कंटिन्यूसली वो मूव करता ही रहेगा। एक ऑब्जेक्ट लाइक ये बोर्ड ही लगा हुआ है यहाँ पर, बोर्ड यहाँ पे कब तक रहेगा, स्टेट रेस्ट में है, तो न्यूटन ने क्या बताया कि ये बोर्ड जब तक रेस्ट में रहेगा यहाँ पे, जब तक हम इस पर कोई
एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगी तो ये रेस्ट में रहेगा, कोई मूव कर रहा है तो वो मूव करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन इन इट्स स्टेट अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कि जब तक वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए जब तक ये वहां पे अपनी ही स्टेट में रहेगा। एक टॉपिक और इसके बाद आता है मोमेंटम। मोमेंटम बहुत जगह सुना होगा, लाइक बेसिकली जो लोग क्रिकेट वगैरह देखते हैं उन सब ने देखा होगा, वहाँ पे बहुत बार टर्म यूज किया जाता है कि इस शॉट का मोमेंटम ज़्यादा था, इस शॉट का मोमेंटम कम था। तो वहीं पे डिस्कस करते हैं मोमेंटम। सबसे पहले इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। बेसिकली मोमेंटम क्या है, इट इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या पी इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल आता है, मास इंटू वेलोसिटी। फिर शॉर्ट लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एम वी, कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, मूव कर रहा है, उसके पास कुछ मास है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट करता है उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा ही, अगर जब वो मूव करेगा तो उसके पास में कुछ वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो जब मास भी है और वेलोसिटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसके पास कुछ मोमेंटम है। अब बात आती है कि मोमेंटम की यूनिट क्या होगी। इसमें क्या आता है, मास की क्या यूनिट आती है हमारे पास, किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या यूनिट आती है, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट आती है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम बेसिकली हम कहाँ यूज करने वाले हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, वहां पे इसका मोमेंटम का यूज होगा। बट हमने उससे पहले जानना है कि मोमेंटम क्या था। बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट था। इसको हमने लिख दिया P इज इक्वल टू mv। यूनिट आती है इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यूनिट याद करने की किसी की कोई जरूरत नहीं है, बस हम फॉर्मूला लिख के जो क्वांटिटीज हैं उसमें, लाइक यहाँ पे मास है और वेलोसिटी है, जो बेसिक क्वांटिटी डेफिनेशन हमें पता ही होती है कि यहाँ पे बेसिक यूनिट्स क्या है। मास की यूनिट क्या आती है हमारे पास में किलोग्राम, वेलोसिटी क्या आती है यूनिट मीटर पर सेकंड। तो क्या बना हमारे पास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यही हमारा क्या होता है, मोमेंटम। और आता है कि मोमेंटम किस चीज पे डिपेंड करता है। तो मोमेंटम बेसिकली हमारा डिपेंड कर रहा है मास पर और वेलोसिटी पर। कैसे डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। मींस डायरेक्टली हम मास इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, या वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा, या फिर एक क्वांटिटी को हम कम करेंगे तो मोमेंटम भी हमारा कम हो जाएगा। क्योंकि मोमेंटम कैसा है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के भी और वेलोसिटी के भी। ओके, तो अभी हमारा यहाँ पे कवर हुआ मोमेंटम, इनर्शिया, फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड द टाइप्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटे सा चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे इसके अंदर टॉपिक्स है। बेसिकली पूरा न्यूमेरिकल्स मिला के हम 1 घंटे में पूरी क्लास को खत्म कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को। बहुत आसान चैप्टर है, 1 या 2 बार इसको पढ़ना है, 1 या 2 बार वीडियो देखनी है, उसके बाद सब समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं from the second law of motion, second law and then third law and then conservation of momentum and after that numericals. Okay, thank you. Okay, तो फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड था क्लास 9th का फिजिक्स का, उस पर हमने कवर किया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और उसके बाद हमारा मोमेंटम, इनर्शिया, ये टॉपिक्स है। अब आता है हमारे पास में सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या यूज करने वाले हम, यहाँ पर मोमेंटम का यूज करेंगे। जो हमने पहले यूज किया था वही अब दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। डिनोट करते हैं उसको P इज इक्वल टू m इंटू वी। मोमेंटम क्या आता है, एक प्रोडक्ट था हमारे मास का और वेलोसिटी। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मास पर और वेलोसिटी पर। लाइक इन केस कहीं पर हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, मोमेंटम का चेंज निकालना है, तो चेंज के लिए मास तो किसी ऑब्जेक्ट का हमेशा सेम ही रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, लाइक, तो उसका मास हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। लाइक ये मार्कर है, तो इसका मास तो हमेशा सेम रहेगा जब हम इसको कहीं पर मूव करा रहे हैं। लाइक इसको ऐसे मूव करें, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है, तो वहाँ पे चेंज निकाल सकते हैं। चेंज जो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे इसके जो वेलोसिटी है इसमें चेंज निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको m, v क्या होता है हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, m v माइनस u में निकाल सकते हैं हम इसको, v माइनस यू के टर्म में निकाल सकते हैं जब उसकी वेलोसिटी में चेंज निकाल लें। टाइम के साथ निकालेंगे, रेट निकालेंगे, तो वहाँ पे ये उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। बस अभी हमें एक ध्यान रखना है कि मोमेंटम क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या आता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन में लिखना है कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, कि जो हमारे पास फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के चेंज पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट है लाइक ये डस्टर है, ये मूव करेगा यहाँ से इस प्लेस से इधर तक, यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जितनी ज़्यादा इस पर फोर्स लगाते जाएंगे उतना इसका मोमेंटम चेंज होता जाएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। हम फोर्स लगा के मास तो चेंज कर नहीं सकते, बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। वेलोसिटी को चेंज कैसे किया, फोर्स से। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ज़्यादा तेज मूव करेगा, कम फोर्स लगाएंगे तो हल्के मूव करेगा। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम का चेंज किसके इक्वल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। तो हम लिख सकते हैं F is directly proportional to rate of change of momentum. ओके, F की आता है हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज क्या आता है, टाइम के साथ में चेंज होगा, एम वी माइनस यू अपॉन टी, या फिर हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस एम यू, इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसमें, बट हमने क्या किया, डायरेक्टली कॉमन ले लिया, v के बदले में क्या लिखा है यहाँ पे, चेंज निकाल दिया, v माइनस यू। ठीक है, तो अब क्या आता है हमारे पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। मींस फोर्स को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा ये सब भी क्वांटिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, फोर्स डिक्रीज करेंगे तो ये सब भी डिक्रीज हो जाएगा। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, वो भी क्या होता है, रेट ऑफ वेलोसिटी का चेंज आता है, तो वो किसके इक्वल होता है, ए आता है ना, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी आता है ना। इस सारी क्वांटिटीज के बदले हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जब ऑब्जेक्ट किसी पे हम फोर्स लगाएंगे उसमें एक्सेलरेशन होगा ना, ये डस्टर है यहाँ पे, इसको रखकर मूव कराया है यहाँ पे, तो इस पर फोर्स लगाई तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है ना, स्पीड चेंज हो रही है, वही हमने यहाँ पर ड्राइव किया है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा सकते हैं, जब भी हम साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, F इज इक्वल टू के एम इंटू ए। के की एक कोई वैल्यू, एक जो कांस्टेंट होता है इनकी एक फिक्स्ड वैल्यूज होती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला हमें क्या मिला, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, हमारे एक्सेलरेशन को चेंज कर रही है, मास तो चेंज कर नहीं सकती। ये डस्टर है, इसको हमने फोर्स लगाया तो मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव करेगा है, तो इसके साथ में क्या हो रहा है कि मास तो सेम है, जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये फोर्स कैसा आ रहा है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही था हमारा बस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, इसके कुछ हमारे पास में एग्जाम्पल्स आते हैं। जब फर्स्ट एग्जाम्पल आता है या फर्स्ट इसका हम एप्लीकेशन बोल सकते हैं, उसमें क्या आता है हमारे पास में, कैचिंग ऑफ अ बॉल, कि हमने किसी एक बॉल को कैच किया। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास आता है कि एक मोमेंटम किसी बॉडी का चल रहा होता है, वो सडनली जीरो होता है, तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक फोर्स एक्सर्ट होगी। लाइक इसके पास कुछ वेलोसिटी है, कुछ एक्सेलरेशन है, हमने इसको एकदम से जीरो कर दिया, तो वहाँ पे फोर्स जो है बहुत ज़्यादा लगेगी। लाइक एक बॉल आया हमारे पास में, उसने आके हाथ पर हिट करा, तो मोमेंटम क्या हुआ, जीरो हुआ ना उसका, कुछ मास तो उसके पास में था बॉल के, उसने वहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, एकदम से आके हाथ पर हिट किया या फिर बोल्ट पर हिट किया, एकदम से वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, जीरो हो गई। तो कुछ वेलोसिटी थी, वहाँ से वेलोसिटी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रही है, इफेक्ट उसका ज़्यादा हो रहा है। एग्जाम्पल देखा भी हो, एक सडनली कोई बॉल आके स्टोन आके किसी का लगता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा चोट लगती है ना उसमें। तो हम क्या करते हैं, जब भी देखा होगा आप लोग ने, जैसे क्रिकेट मैच होता है तो वहाँ पे जब भी हम कुछ कैच कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्रिकेटर्स क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे लेके जाते हैं। एक बॉल आ रही है हमारे पास, हमने उसको कैच किया तो हाथ को क्या किया, हम ऐसे करके पीछे लेके गए। तो उस पीछे करने का क्या रीज़न था कि हमने वहाँ पे जो था उसको एक्सेलरेशन जो था, वेलोसिटी जो थी उसकी, उसको जीरो होने में हमने डिले कर दिया, उसको जीरो होने में क्या किया, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा तो उसने ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया, तो वहाँ पे फोर्स का इफेक्ट बहुत कम आएगा। इसका रियल लाइफ एग्जांपल करके देख सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, डायरेक्टली उसको ऐसे ही कैच कर लो और एक बार उसको हाथ पीछे इस टाइप से करके वैसे कैच करो, तो क्या होगा, वहाँ पे डिले हो रहा है तो वहाँ पे इफेक्ट जो होगा उसका कम लगेगा। ऐसे ही आता है सेकंड केस इसका हमारा हाई जंप में। हाई जंप में क्या होता है, एक स्पोर्ट्स प्लेयर पर्सन जो होता है वो बहुत दूर से भाग कर आते हैं, फिर एक जंप करते हैं अपना, तो जब वो लैंडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हीप बना देते हैं, या तो सैंड का या फिर एक फोम का। लाइक हमने वहाँ पे एक सैंड ड्यूज बना दिया, तो वहाँ पे सैंड है बहुत सारी, जब वो नीचे आए तो सैंड को उन्होंने प्रेस किया, तो उनका जो वहाँ वेलोसिटी थी वो जीरो होने में कुछ वहाँ पे टाइम लगा, तो उस टाइम के ऐसे क्या हुआ, जो फोर्स का इफेक्ट था वो थोड़ा सा वहाँ पर
कम हो गया, या फिर हमने फोम लगा दिया तो फोम ने क्या किया, कंप्रेस होने में थोड़ा सा टाइम लिया, वही टाइम वहाँ पे इंक्रीज हुआ था, एकदम से जो वेलोसिटी जीरो हो रही थी वो नहीं हुआ। यही हमारा एप्लीकेशन था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा एग्जाम एप्लीकेशन ज़्यादा है, लॉ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ जाता है। डेरिवेशन कुछ नहीं है, बस इसका नॉर्मल सी लाइन्स लिखनी है कि एफ क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा हमारे पास में, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। फिर क्या है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा m इंटू ए के, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है ना एक्सेलरेशन, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में बस यही आता है, कुछ इसके बाद थोड़े से इसके न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है, f इज इक्वल टू m इंटू ए पर हमारे। एस चांद बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल आता है मेरे पास, व्हाट फोर्स बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि कितनी फोर्स चाहिए, क्वेश्चन क्या है, व्हाट फोर्स बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि कितनी फोर्स चाहिए, हमें क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, कितनी फोर्स चाहिए टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। इन अ बॉल ऑफ मास 6 किलोग्राम, बॉल का मास कितना है यहाँ पर, 6 किलोग्राम। हमें बस फोर्स निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, F इज इक्वल टू m इंटू ए, या F इज इक्वल टू एम ए हमारा फॉर्मूला है। m की कितनी वैल्यू है यहाँ पर 6 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। अब आता है हमारे पास में फोर्स की यूनिट क्या होगी, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, NEWTON, या फिर शॉर्ट टर्म क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N। ये आती है फोर्स की हमारे पास में SI यूनिट। नॉर्मली हम यूनिट बना भी सकते हैं इसकी, लाइक मास की यूनिट क्या होती है हमारे पास में, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइप से हम फॉर्मूला को लेके यहाँ पे यूनिट बना भी सकते हैं। क्या यूनिट आएगी हमारे पास, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट नॉर्मली हम SI यूनिट याद रख सकते हैं फोर्स की, जो कि है हमारी न्यूटन, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो फिर क्वेश्चन में क्या आएगा, चेंज आ जाएगा कि एक फोर्स था 10 न्यूटन का, उसने एक ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा दिया 4 मीटर पर सेकेंड का, तो उस ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 क्वांटिटीज हैं, 3 में से एक अननोन होगा, बाकी 2 इस क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। बस वहाँ पे करना क्या है, क्वेश्चन लगाना है F इज इक्वल टू MA, ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आता है हमारे पास में क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, कि क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, क्या व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस मींस हमें ए कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, जो क्वांटिटीज दे रखी हैं उनको एज इट इज लिख लेना है। एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 किलोग्राम। क्या था, प्रोड्यूसेस अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, फोर्स कितने का है हमारे पास में 12 न्यूटन्स का फोर्स है, एक्सर्टेड ऑन अ मास ऑफ 3 किलोग्राम, कितने मास पर लगा, वो लगा हमारा 3 किलोग्राम पर। क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, फिर वही लगा देंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू MA। अब क्या है, इसमें फोर्स हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 12, मास कितना दिया हुआ है 3 इंटू A, 3 और 12 डिवाइड में चला जाएगा, 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू A, 3 4 जार, A कितना है हमारे पास में 4। एक बात याद रखनी है, इसके साथ में यूनिट जरूर लिखनी है, कहीं पर भी हम कुछ भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स में, साथ में यूनिट लिखनी है, बिना यूनिट के हमें मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास, बुक के ही क्वेश्चन हैं, एस चांद के हैं। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, कि हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है जो हमने कहाँ पर लगाई, टू इम्पार्ट अ कार वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, कि हमने कार को वेलोसिटी कितनी दी 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, कि हमने उसको क्या वेलोसिटी दी 30 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में दी, इन 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट।
स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मीन्स कार ने कहाँ से स्टार्ट किया, रेस्ट से। तो रेस्ट से स्टार्ट करने पर यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 0। v कितना आएगा, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी दे दी हमने इसको, 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दी। इन टाइम, टाइम कितना लगा यहाँ पे हमारा 10 सेकेंड्स लगा। द मास ऑफ द कार इज 1500 किलोग्राम। तो मास यहाँ पे कितना आ रहा है, 1500 किलोग्राम। हमें क्या कैलकुलेट करना है, बस यहाँ पर हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन बस यही था, एक बार फिर से देख लेते हैं। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। कि हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है, कार को कितनी वेलोसिटी देनी है, 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। कितने टाइम में, 10 सेकेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, कि जब कार ने कहाँ से स्टार्ट किया, रेस्ट से। द मास ऑफ द कार इज 1500 किलोग्राम। हमें बस यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, F इज इक्वल टू M इंटू ए। अब हमारे पास यहाँ पे मास तो दे रखा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास में। क्या नहीं दिया हुआ यहाँ पे, एक्सेलरेशन नहीं दिया। एक्सेलरेशन के बदले हमें क्या क्वांटिटीज दी हैं, u दिया है, v दिया है और t दिया है। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है, जो याद होगा सबको, वो क्या था हमारे पास में, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर हम इसमें v की वैल्यू लगा दें, u की वैल्यू लगा दें और t की वैल्यू लगा दें, तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है हमारे पास में, 30, u कितना है 0, प्लस a कितना है हमारे पास में, a हमें कैलकुलेट करना है और टाइम कितना है यहाँ पर 10 सेकेंड्स। तो 30 इज इक्वल टू 0 ऐसे रहेगा, a इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10a। एक 0 से एक 0 कैंसिल कर सकते हैं। a किसके इक्वल आता है हमारे पास, a इज इक्वल टू आ जाता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। a कितना आया यहाँ पे हमारे पास में, आता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे, f इज इक्वल टू m फॉर्मूला था, तो यहाँ पे m की कितनी वैल्यू दी थी हमें, 1500 इंटू a कितना आ गया हमारे पास में, अब 3 आ गया। फोर्स कितना आ जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 के 3 से कितना हो जाएगा 45, और साथ में 2 0 थे वो एज इट इज 4500। यूनिट नहीं भूलना है बिल्कुल, 4500 न्यूटन, ये आता है हमारा इसमें फोर्स। नॉर्मली क्या किया हमने, बस यहाँ पर इन क्वांटिटीज का यूज करके, इन 3 क्वांटिटीज का, इनका यूज करके हमने क्या किया, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। वो कैसे आई, इक्वेशन की फर्स्ट मोशन लगा के, या डायरेक्टली हम निकाल सकते थे यहाँ पे a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी लगाकर, v माइनस यू अपॉन टी लगाकर भी एक वैल्यू आ सकती है। वो उसमें कैसे आती है, a इज इक्वल टू क्या लगाना था, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना था हमारे पास, 30 माइनस 0 अपॉन t कितना था 10, तो 30 अपॉन 10 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 फॉर्मूला हमारे पास में हम कैसे भी करके लगा सकते हैं। बात एक ही है, बस उसको अलग तरह से हमने लिख रखा है, उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख रखा है, वहाँ एक्सेलरेशन की फॉर्मूले में। नॉर्मल से क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन कोई ज़्यादा भारी है नहीं इसमें। कुछ न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं इसी टॉपिक के। एक क्वेश्चन आता है पास में, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक ने कहां से स्टार्ट किया, फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन में क्या करना है, जहां से एक लाइन पढ़ी उसमें जो लिखा है उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन, ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक ने कहां से स्टार्ट किया, रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, 0, एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हिल पे क्या हुआ, रोल डाउन हुआ, उसके साथ एक्सेलरेशन कैसा था, कांस्टेंट था। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे, 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 20 सेकेंड्स। टाइम कितना लगा उसको, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स लगा। फाइंड द एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसमें हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। साथ में क्या दिया है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 7 मेट्रिक टन। हमें फोर्स और कैलकुलेट करनी है साथ में, उसका मास कितना है, 7 मेट्रिक टन। मास कितना दिया हुआ है इसमें, 7 मेट्रिक टन्स, ठीक है। हमारे पास में क्या है, ये सारी हमें क्वांटिटीज दे रखी है, इन क्वांटिटीज का ही यूज करते हुए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या दे रहा है, 7 मेट्रिक टन। मेट्रिक टन मीन इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है हमें, 1000 से मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू 1000 मीन्स 7000
किलोग्राम। अब फर्स्ट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। इसके लिए कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं? हमें क्या करना है, हमें पहले के फॉर्मूला देखना है। मेनली सबसे पहले हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन थी 3, उनको 3 को देख सकते हैं। इसमें क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। सेकंड इक्वेशन क्या थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं तो एस आ रहा है, एस इज इक्वल टू क्या आता है, यू टी, तो यू भी हमारे पास में, टी भी है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए हमारे पास अननोन है, टी हम इससे निकाल सकते हैं। तो एक्जैक्टली यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लगा देते हैं यहाँ पर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है यहाँ पे हमारा 400, तो 400 इज इक्वल टू यू कितना है 0 इंटू टी कितना है 20, 0 इंटू 20 20 ही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू ए एंड देन इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 20 इंटू 20, साथ में पास ए है 20 इंटू 20। इस 2 से इस 20 को कैंसिल कर सकते हैं, 10 आ गया। एक बार फिर से इसको लिख लें दोबारा, 400 इज इक्वल टू 0 इंटू 20, इस टर्म को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ए इंटू ये कितना है हमारे पास 10 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 200 हो जाएगा। 200 कैंसिल आउट, ये कितना है 400, डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ए इज इक्वल टू 400 अपॉन 200 मीन्स ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए हमने कैलकुलेट कितना किया, हमारे पास ए आता है निकल के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ए कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इसको रफ कर देते हैं, हम आगे देखते हैं। सेकेंड हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना था, सेकेंड इसमें फोर्स कैलकुलेट करनी थी। एफ इज इक्वल टू एम ए, मास कितना है हमारे पास में 7000 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 7000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14000 न्यूटन। तो फोर्स कितनी लगी थी इस क्वेश्चन में यहाँ पे 14000 न्यूटन। ओके, या फिर हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटीज होती हैं, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर, किसको हम डिनोट करते हैं, किलो से डिनोट करते हैं, के डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 14 किलो न्यूटन। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 3 को किलो से, 10 रेज़ टू द पावर 6 को कैसे करते हैं मेगा, 10 रेज़ टू द पावर 9 को कैसे करते हैं हम गीगा। इससे आगे भी होते हैं, बट मेनली 9 10th क्लास तक हमारे पास 3 ही टर्म यूज होते हैं, किलो, मेगा और गीगा। किलो में 10 रेज़ टू द पावर 3, मेगा में 10 रेज़ टू द पावर 6 एंड गीगा में 10 रेज़ टू द पावर 9। ओके, अब करते हैं, इसके बाद कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं 2-3, उनको और सॉल्व करके इस वीडियो को एंड करते हैं फिर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, कि इसमें से कौन सा को ज़्यादा फोर्स चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितने का मास का एक्सेलरेशन है 10 ग्राम का, और 20 ग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड। की मास कितना है यहाँ पे 20 ग्राम एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स इसको मूव कराने में किस पे हमें ज्यादा फोर्स चाहिए, किस पे कम। एफ इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन यहाँ भी, और एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए यहाँ भी। बट हमें क्या देखना है, यहाँ पे मास हमारा कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, 10/1000, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा इसमें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/100 आ जाएगा, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास आ जाएगा 20/1000, इसको डिवाइड कर सकते हैं नॉर्मली। फिर क्या करना है हमें, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन में फॉर्मूला लगा के जो वैल्यू आ जाए उसका एक ज़्यादा आएगा एक कम आएगा, तो उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए दूसरे को कम चाहिए। कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लगानी है, जैसे पहले क्वेश्चन करे हैं वैसे ही करते हैं। आगे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हुए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में इसमें, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स मास m1।
कि फोर्स कितनी है हमारे पास में 5 न्यूटन, फोर्स ऑफ कितना है 5 न्यूटन। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1, मास कितना दे रखा है यहाँ पे m इज इक्वल टू m1, एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना दिया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड अ मास m2, एक दूसरा मास है वो कितना है हमारे पास में m2, एन एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना दिया 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स यहाँ पर सेम रहेगा 5 न्यूटन। What acceleration would it give if both the masses are tied together? क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर दोनों मासेस को हम एक साथ बांध देते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक फोर्स है हमारे पास में 5 न्यूटन का, गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 न्यूटन के फोर्स ने मास m1 को एक्सेलरेशन कितना दिया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, एंड अ मास m2, मास m2 को कितना एक्सेलरेशन दिया 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो एक मास m1 था, एक मास हमारे पास m2 था। क्वेश्चन में पूछा है कि क्या होगा अगर हम इन दोनों मासेस को एक साथ बांध देते हैं, वहां पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हमारे पास f है, m है और a है, इसका यूज करते हुए हम यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा f इज इक्वल टू m इंटू ए, f कितना है हमारे पास में 5, मास हमें कैलकुलेट करना है जैसे कि जिसका नाम है यहाँ पे m1, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर 8, m1 कितना आ जाएगा हमारे पास में 5/8 किलोग्राम। ऐसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं f इज इक्वल टू m a लगाकर। फोर्स कितना है यहाँ पर 5 है, मास कितना है m2, एक्सेलरेशन कितना है 24, m2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 5/24। तो हमारे पास अब मास कितना आता है, m1 आता है 5/8, m2 आता है 5/24। दोनों मासेस को ऐड कर लेंगे, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा हमारे पास में 5/8 प्लस 5/24। ये मास आ जाता है हमारे पास में। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 और 24 में, 24 आ जाएगा, 8 इंटू 3 पर आएगा, तो 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1। मास टोटल हमारे पास कितना आता है 5 3 जार 15 प्लस 5 1 जार 5, दैट इज 15 प्लस 5/24 कितना वो 15 प्लस 5 20/24 मास आ जाता है हमारे पास में। m कितना आ गया हमारे पास में 20/24, और कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, 2 12 जार एंड 2 10 जार, 2 6 जार 2 5 जार, कितना हमारे पास में 5/6। मास टोटल कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे हमारे पास में 5/6। इसको एक बार रफ कर देते हैं। मास आ रहा है हमारे पास में 5/6, फोर्स कितना लगाया था हमने 5 न्यूटन का, एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो आ जाएगा F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 5 इज इक्वल टू मास कितना है 5/6 इंटू ए एक्सेलरेशन, 6 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 इंटू 6 अपॉन ये 5 डिवाइड में चला जाएगा, 5 इज इक्वल टू ए, 5 से 5 कैंसिल, तो ए आता है हमारे पास में निकल के, ए इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस सेकेंड लॉ के खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा सेकेंड लॉ खत्म हो चुका है। इससे पहली वाली वीडियो में फर्स्ट लॉ था और मोमेंटम था, इनर्शिया था, इस टाइप के सारे टॉपिक्स, इसके एप्लीकेशन थे, इन 2 वीडियोज में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड वीडियो के लिए हमारे पास बचता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके एप्लीकेशंस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा सा इस पार्ट में वीडियो में आके कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे उस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएंगे 2 चैप्टर। 2 चैप्टर में हमारा मेनली सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ग्राफ्स हो, न्यूमेरिकल्स हो, जो भी इनमें पार्ट था जो एग्जाम में आ सकता है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट था वो सारा सब कुछ कवर किया है सिलेबस, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ पूछना होता है तो इस क्लास में पूछ सकते हो, कमेंट करके अपना जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, उन सबको पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन से। हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, सेकंड लॉ पढ़ा था, बात हमारे पास में थर्ड लॉ। ये कौन सा है, चैप्टर सेकंड है, क्लास 9 फिजिक्स का। ओके, तो हमारे पास आता है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ। बहुत आसान, सबसे ज़्यादा सिंपल यही वाला लॉ होता है। इसमें क्या होता है
बस एक लाइन में लिखना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक रिएक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलना है। लाइक हमने इस पॉइंट पे यहाँ से कि हमारे पास वॉल है, इस पर हमने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, इस पे कितना फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो यहाँ से रिएक्शन कितना मिलेगा, सर रिएक्शन ही मिलेगा यहाँ से 10 न्यूटन का, बट डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। अपोजिट मतलब कि यहाँ से लगा रहे हैं तो प्लस था, वहाँ से मिल रहा है तो माइनस, रिजल्टेंट दोनों का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन, और कितना है इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट मतलब एक डायरेक्शन से यहाँ से लगाया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिएक्शन मिला हमें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये दोनों कैसे आ गए, ये दोनों यहाँ पे इक्वल आ गए बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इनका रिजल्टेंट आर कितना आ जाएगा 10 प्लस का और माइनस का 10, तो आर आ जाएगा यहाँ पे हमारा 0। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है यहाँ पे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर ही एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन लगेगा। लाइक ये बोर्ड है, मैंने इसको हाथ से प्रेस किया, जितनी फोर्स मैंने इस बोर्ड पर लगाई उतनी ही फोर्स इस बोर्ड ने मेरे हाथ पर लगाई, तो इस एक्शन के लिए यहाँ से क्या मिला, रिएक्शन मिला। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास इसके एप्लीकेशंस की। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस हमारे पास कहाँ कहाँ लगते हैं, तो फर्स्ट आता है वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, जब हम ग्राउंड पे मूव कर पा रहे हैं, किस वजह से मूव कर रहे हैं, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से मूव कर रहे हैं। लाइक यहाँ से मैंने मूव करना स्टार्ट किया, तो हम मूव करने के लिए क्या करते हैं, अपने फुट को बैकवर्ड पुश करते हैं ना, हमने अपने फुट को क्या किया, बैकवर्ड पुश किया, जब उसको बैकवर्ड पुश किया तो उसने क्या एक रिएक्शन दिया जिसकी वजह से हम आगे मूव किए। ये क्या था यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, हर एक एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन है। अगर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो तो हम कभी मूव ही नहीं कर पाएंगे। मूव आगे किस नहीं कर पाते, ऐसे चल पा रहे हैं ना आगे, यहाँ से एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन तक आए, हमने यहाँ पे मूव करना स्टार्ट किया, तो हमने अपने जब चलते हैं उसको ध्यान से देखने और अपने फुट को पीछे मूव कराते हैं ना, अपने पैर को पीछे की तरफ मूव कराते हैं, हमने पीछे मूव कराया, उसके बाद रिएक्शन में हम आगे जा पा रहे हैं उससे। तो क्या हो रहा है, हमने एक्शन दिया पीछे, रिएक्शन मिला हमें उससे आगे आने वाली डायरेक्शन, आगे वाली डायरेक्शन में, अपोजिट में जिसको बोल सकते हैं, तो उसके वजह से हम चल पाते हैं। तो ये आता है वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज एन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, इसका एप्लीकेशन है या फिर हम इसका यूज बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल यूज हमारा ये कहाँ पर हो रहा है। सेकंड आता है इसमें रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। रिकॉइलिंग ऑफ ए गन क्या मतलब, जो गन होती है हमारे पास में जर्क देती है, जर्क मीन्स झटका होता है, कि जब भी हम गन से फायर करेंगे तो जर्क लेके गन थोड़ा सा पीछे मूव करेगी। वो किस लिए मूव करी है, कि हमने रिएक्शन दिया उसको आगे, बुलेट निकल के गन से आगे की डायरेक्शन में जा रही है ना, बुलेट गई आगे तो उसने, और गन कहाँ मूव होगी, इसलिए गन पीछे मूव होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको और एग्जांपल आता है, जैसे हम बोट होती है, बोटिंग करते हैं वहाँ पे, तो हम उसको वाटर क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो कराते हैं, पेडल्स के थ्रू वहाँ पे क्या करते हैं, वाटर को पीछे की तरफ मूव कराया, हमने बैकवर्ड मूव कराया। जब उसको हमने बैकवर्ड मूव कराया वाटर, तो बोट हमारी कहाँ चलने लगी, बोट सीधा आगे चलने लगी। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके होते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। मतलब जहाँ भी हम कोई एक फोर्स लगा देंगे वहाँ से हमें इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास हैंड है, हमने इससे बोल्ट को हिट किया, तो बोल्ट को हिट करने में क्या हमने फोर्स लगा रहे हैं, तो कुछ चोट हाथ पे भी लग रही है ना हमारे, तो वो क्या है हमारे पास में रिएक्शन। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे हाथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ बोर्ड पर ही फोर्स लगी, तो फोर्स ने, बोर्ड ने भी एक वापस फोर्स लगाई हमारे ऊपर, तो वो क्या था, वो एक रिएक्शन था। हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम हाथ से हिट करते हैं, किसी चीज़ को मारते हैं हाथ से, तो क्या होता है हमारे हाथ पे भी तो इफेक्ट पड़ता है उसका। तो वही क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, हर एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिला। बस कुछ नहीं करना, एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखनी है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की, हर एक एक्शन के लिए क्या है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग मोमेंटम पढ़ चुके थे। ओके, मोमेंटम के बाद आता है हमारा मोमेंटम क्या था, सभी जानते हैं मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम था p इज इक्वल टू mv। अब आता है हमारे पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मींस हमारा मोमेंटम जो है हमेशा कंजर्व रहेगा, कभी भी मोमेंटम खत्म नहीं होगा। मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा, बस क्या होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी बट वी कैन सिंपली चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी की फॉर्म चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है, केमिस्ट्री में आता है ना फर्स्ट चैप्टर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मास क्या है, हमेशा हमारा कंजर्व है, कि हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं हमारा मास कैसा रहता है, कंजर्व रहता है उसमें। ऐसे ही हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम हमेशा हमारा कंजर्व रहेगा। जो एक बॉडी के पास p इज इक्वल टू mv है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, कभी हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कार मूव कर रही है, ठीक है,
एक कार मूव कर रही है और एक साथ में हमारे बस मूव कर रही है। यहाँ पे लिख लिया हमने, कार है हमारे पास में और एक बस है। कार का मोमेंटम कितना ले लिया हमने, m1 और u1। हम इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहे हैं, कितना है, m1 और u1। u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एक बस भी मूव कर रही है, इसका मोमेंटम कितना है, m2 और u2, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, इस कार ने इस बस को टक्कर मारी, एक कार ने बस को टक्कर मारी, फिर बस ने कार को, दोनों में से किसी एक को टक्कर मारी, कोलिजन हुआ दोनों में। उसके बाद दोनों में जब भी देखते हैं किसी भी चीज़ का एक्सीडेंट होता है, कोई भी कोलिजन होता है, तो उनकी वेलोसिटीज़ क्या होती हैं, वो चेंज हो जाती है ना, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन मास तो वही रहेगा ना। जो कार पहले थी, मान लो 100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम की कार तो वही रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें क्या हुआ, इसके बाद में कार की वेलोसिटी कितनी हो गई, m1 v1, पहले u1 थी इनिशियल, अब हो गई v1 फाइनल। बस की कितनी हो जाएगी यहाँ पर, m2 और v2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि जो मोमेंटम हमारा कोलिजन से पहले था वही हमारा कोलिजन के बाद रहेगा। लाइक हमारे पास पहले क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 और v2 की। मोमेंटम हमेशा हमारा कंजर्व रहा, जितना पहले था उतना ही अब भी है। इसी का यूज हम आगे न्यूमेरिकल्स में कर सकते हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट है, हम m1 v1 m1 u1 और m1 v1 ले सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम यहाँ पे दो का ले सकते हैं, तीन ऑब्जेक्ट हो तो हम यहाँ पर तीन का ले सकते हैं। बट जितना मोमेंटम हमारा कोलिजन से पहले था उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं पहले हमारा आंसर आ था 15, अब आ जाएगा हमारा आंसर 10, ऐसा नहीं होगा। ना ही 15 का 20 को, जो आंसर एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर थी बिफोर कोलिजन वही वैल्यू आफ्टर कोलिजन होती है। हमारे पास कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, उसमें क्या था, हमने एक प्रोडक्ट लिया ए और बी, ए और बी मिला के हमने क्या करा, सी बना दिया। मान लो ए का मास कितना था यहाँ पे 10 ग्राम, बी का मास था 20 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के मास की इक्वल होगा। 10 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हुआ, 30। तो हमारा सी का जो मास होगा वो कितना होगा, 30 ग्राम सी होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 20 था, ये 15 हो जाए या फिर इसमें कुछ चेंज आ जाए। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऐसे ही है हमारा जो यहाँ पे क्या था, जितना पहले था उतना ही बाद में है। इसके सारे ये तीन लॉज आते हैं मेनली हमारे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। से एनर्जी का भी बारे में पढ़ा होगा, ये सारा पहले आ चुका है इसमें, ठीक है। तो इस पार्ट में आता है, फिर आते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा डेली लाइफ में कहाँ पर यूज हो रहा है। मेनली डेली लाइफ में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा जैसे यूज होता है हमारे रॉकेट्स प्रोपल्शन में। रॉकेट्स का देखा होगा, जब भी लॉन्चिंग होती है उसके नीचे एक फायर होती है। जब भी रॉकेट लॉन्च हो रहा है, मेरे पास लाइक रॉकेट है तो इसके नीचे बहुत सारी आग निकलती है, फायर होती है ना बहुत सारी, और फिर उसके बाद रॉकेट लॉन्च हो जाता है, ये आगे ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम ऐसी रिएक्शन कराते हैं कि जहाँ से बहुत सारी फायर निकलती, आग निकलती है यहाँ पे ग्राउंड की तरफ। उसने ग्राउंड को क्या दिया, एक एक्शन दिया, उसके यहाँ पे बदले में इसको रिएक्शन मिला। क्या था इसका, मोमेंटम। जितनी फोर्स नीचे लगी उतनी ही फोर्स इस पे ऊपर लगी और इसने आगे मूव करना स्टार्ट कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि मोमेंटम हमारा कंजर्व रहा, कि जितना मास ऑफ वेलोसिटी इधर था उतना ही मास ऑफ वेलोसिटी इसको इधर मिल चुका है। ऐसे ही आता है केस ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। कि रिकॉइलिंग ऑफ अ गन में क्या होता है कि जो गन होती है वो हमें जर्क देती है, कि झटका लगता है हमें पीछे से। मास उसका पहले था, एक हमारे पास में गन है, उसके अंदर बुलेट है, दोनों रखे हुए हैं एक साथ में, कोई वेलोसिटी नहीं। अब क्या आ गया, गन बुलेट ने आगे मूव करना स्टार्ट किया। बुलेट किस स्पीड से मूव कर रही है, m1 और u1। ये क्या है, बुलेट की स्पीड है। m1 u1 बुलेट का क्या है, इसको बोल सकते हैं हम, ये बुलेट का मोमेंटम है। तो ये किसके इक्वल होगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू होगा मोमेंटम ऑफ गन के। ठीक है, मोमेंटम ऑफ बुलेट किसके इक्वल होगा, m2 और u2। ये इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ बुलेट मोमेंटम ऑफ गन की। क्योंकि यहाँ पे अब देखते हैं मास तो दोनों का कांस्टेंट ही रहता है, बुलेट का भी कांस्टेंट रहेगा और गन का मास भी कांस्टेंट रहेगा। बट क्या है, इनकी वेलोसिटीज यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगी। बुलेट का मास बहुत छोटा है इसलिए उसके पास वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, गन का मास ज़्यादा है तो इसलिए उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसलिए जितनी तेज स्पीड से बुलेट मूव करेगी, गन उतना स्पीड से मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि गन का मास बहुत ज़्यादा है और दोनों का प्रोडक्ट हमें करके इक्वल वैल्यू लानी है। तो गन थोड़ा सा मूव करेगी लेकिन बुलेट हमारा बहुत तेज मूव करेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं बुलेट्स और गन्स वाले। एक केस इसमें इस टाइप से भी आता है कि हमारे पास एक बॉक्स है, एक बुलेट यहाँ से मूव करती हुई आ रही है हमारे पास पीछे से, ठीक है, उसका पास कुछ मोमेंटम है, फिर उसने एक हिट किया इस बॉक्स में आके, इस बॉक्स में आके वो बुलेट
लग गई तो हमें इसका मोमेंटम निकालना है। जो एक बात याद रखनी, जब हम इसका मोमेंटम निकालेंगे यहाँ पे, तो मास हम यहाँ पे दोनों का प्लस कर लेंगे, बुलेट का मास भी और बॉक्स का मास भी, क्योंकि जब इसमें बुलेट लग गई आके किसी बॉक्स में तो ये दोनों एक साथ मूव करेंगे ना। लाइक ये डस्टर है, ये अभी रखा हुआ है, एक पीछे से बुलेट आई यहाँ पे, इसको इसने हिट करा तो ये आगे मूव करेगा ना, तो दोनों एक साथ मूव करेंगे तो दोनों का मास यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस कंडीशन। कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत आसान से, थोड़े से वो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास में, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 किलोग्राम। क्या दे रखा है? बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, मतलब मास किसका दे रखा है? बुलेट का। एम के साथ क्या लगा दिया हमने? बी। कितना दिया हुआ है इसमें? 10 ग्राम। इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 किलोग्राम। मास ऑफ गन कितना है यहाँ पे? 6 किलोग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। v कितना आ रहा है यहाँ पे? 30 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। ये किसका है? बुलेट का है। हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, मतलब गन किस स्पीड से यहाँ पे हमारा पीछे जाएगी। तो बुलेट का मास दे रखा है, तो पहले हम क्या देखते हैं? बुलेट का मास ग्राम्स में दे रखा है। 10 ग्राम से इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कन्वर्ट किलोग्राम्स में। कितना आ जाएगा? 1/100 और 0.01 किलोग्राम। ये आ जाता है हमारे पास में बुलेट का मास 0.1001 किलोग्राम, और मास ऑफ गन कितना है? 6 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ गन हमें निकालनी है। यहाँ पे वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे मोमेंटम का कंजर्वेशन है हमारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो मास ऑफ बुलेट कितना है हमारे पास में? 0.01, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है हमारे पास में? 30। मास ऑफ गन कितना है यहाँ पर हमारे पास? 6, और वेलोसिटी ऑफ गन हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.01 इंटू 30, ठीक है, अपॉन में इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे? 6। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 0.01 इंटू 30 अपॉन 6 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अ गन। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? मीटर पर सेकेंड। तो v इक्वल टू हमारा 30 को कैंसिल कर सकते हैं 6 से, 6 1 जा 6, 5 जार 30। तो v आ गया हमारा 0.01 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.05। v कितना आ जाएगा? 0.05 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा के मास ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन रख देना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या आता है। अ कार ए ऑफ मास 115 किलोग्राम की मास, एक कार है जिसका मास है हमारे पास में 1500 किलो। मास ऑफ कार इज इक्वल टू 1500 किलोग्राम। इज ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है हमारे पास में? ट्रेवल कर रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से। कोलाइड्स विद अनदर कार बी ऑफ मास 1000 किलोग्राम। एक दूसरे कार से कोलाइड करता है जिसका मास कितना है यहाँ पर हमारे पास में? 1000 किलोग्राम। ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वी ऑफ कार बी कितना आ गया हमारे पास में? 15 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। ये कहाँ मूव कर रहे हैं? दोनों कार मूव कर रहे थे हमारे एक सेम डायरेक्शन में। एक का मास कितना है? 1500, और वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? 25। दूसरे का मास कितना है? 1000, वेलोसिटी कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद वन अनदर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। दोनों कहाँ पर मूव कर रहे हैं? हमारा सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी। कोलिजन के बाद में, आफ्टर
कोलिजन, इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई है हमारे पास कोलिजन के बाद में 20 मीटर पर सेकेंड। हमें इसकी वेलोसिटी चेक करनी है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी कोलिजन के बाद में। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इन दोनों कार्स का मोमेंटम निकालना है बिफोर कोलिजन और मोमेंटम निकालना है हमारा आफ्टर कोलिजन। तो उस दोनों को इक्वल रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास कितना वेलोसिटी में चेंज आया। तो हम क्या लिखेंगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जो पहले था मोमेंटम वही तो बाद में रहेगा। तो फर्स्ट कार का कितना था हमारे पास 1500 इंटू 25, फर्स्ट कार का कितना था 1500 इंटू 25 प्लस सेकेंड कार का कितना था हमारे पास में 1000 इंटू 15। ठीक है, अब कोलिजन के बाद में फर्स्ट कार की वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। जो इसका मास था वो तो वही सेम रहेगा, तो मास कितना आ जाएगा 1500 इंटू 20। ठीक है, सेकेंड कार का मास कितना था 1000, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो यहाँ पे हम वी लगा के ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बस यहाँ कैलकुलेट करना है, उसके बाद में और कुछ नहीं करना। इस पार्ट को कैलकुलेट करके, इसको कैलकुलेट करके, इसे करके और इसे करके जब हम यहाँ पे सब कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पे, तो हमारा फाइनली वी की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। कुछ नहीं करना था इसमें, बस जो हमारा दोनों कार्स का मोमेंटम पहले था कोलिजन से उसको इक्वल रख देना है मोमेंटम बाद में, जो हमारा बाद में था। सारी क्वांटिटीज दी हुई हैं, बस यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दी है कि कार की वेलोसिटी बाद में कितनी होने वाली है। तो वो वेलोसिटी हमें यहाँ से करके चेक करके यहाँ से निकालनी है। नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी है 1500 की 25 से, 1000 की 15 से एक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। फिर क्या करना है हमें, इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है 1500 को 20 से करना है, फिर 1000 को v से। ये सॉल्व करके हम नॉर्मल कैलकुलेशंस करनी है यहाँ पे, ये सॉल्व करके हम यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आसानी से सब लोग कर ही सकते हैं। इसके बाद आई थिंक एक क्वेश्चन और बचा है। हाँ, एक क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आता है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। बुलेट का मास कितना है, m इज इक्वल टू 10 ग्राम। मास ऑफ बुलेट है कि एक हमारे पास बुलेट है, मूव कर रहा है, उसका मास कितना है 10 ग्राम। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में एक लाइन देखनी है, वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। 10 ग्राम में तो हम क्या कर लेंगे, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 10/1000 आ जाएगा, कितना आता है हमें 1/100 आ जाएगा, फिर कितना है 0.01 किलोग्राम। ये आ गया हमारे पास मास ऑफ बुलेट। इसके बाद आता है हमारे पास में बुलेट ऑफ मास 10 किलोग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है हमारे पास में 400 मीटर पर सेकेंड से हमारे पास बुलेट मूव कर रहा है। एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक में जाकर लगती है जो हमारा फ्रीली सस्पेंडेड है। फ्रीली सस्पेंडेड मीन्स आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है। सस्पेंडेड ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम। मास ऑफ क्या है हमारे पास में ब्लॉक, कितना है उसका 900 ग्राम्स। ठीक है, मास कितना होगा 900 ग्राम। इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में। ठीक है, इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, कितना आ जाएगा 0.9 किलोग्राम। अब हमारे पास क्या आता है कि ऑफ अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। इस ब्लॉक ने बाद में वेलोसिटी कितनी एक्वायर करी। तो जो पहले हमारा मोमेंटम बुलेट का था वो बाद में किसका आ जाएगा, हमारे ब्लॉक का। बस एक बात ध्यान रखिए, जो बाद में बुलेट का ब्लॉक का मास लगाना है वो मास हमें टोटल लगाना है, मीन्स हमें इसका मास भी लेना है साथ में ब्लॉक का, और साथ साथ उसमें बुलेट का मास भी लेना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे पास मोमेंटम। बिफोर हिटिंग द ब्लॉक, मोमेंटम ब्लॉक को हिट करने से पहले इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर हिटिंग। ठीक है, मोमेंटम हिट करने से पहले इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर हिटिंग, मोमेंटम आफ्टर हिटिंग। मोमेंटम बिफोर हिटिंग हमारे पास क्या था 0.01 मास था, वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे 400 थी। अब आता है हमारे पास में मोमेंटम आफ्टर हिटिंग। आफ्टर हिटिंग के लिए मास क्या लगाना है, मास हमें यहाँ पे दोनों का
ऐड करके लगाना है, ब्लॉक का भी और बुलेट का भी, क्योंकि जब बुलेट टकरा गई किसी एक बॉक्स से तो दोनों साथ मूव करेंगे, तो मास यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.9 प्लस 0.01 इनटू वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेशंस निकल के आते हैं कि ये हमारा मास और वेलोसिटी डायरेक्ट ऐसे ही। उसके बाद जो हम यहाँ पे मास लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, बुलेट का और बॉक्स का साथ साथ मिलाकर लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉक्स था हमारे पास में, जब इस पे आके एक बुलेट लग गई तो बुलेट ने और बॉक्स ने एक साथ मूव करना स्टार्ट किया। लाइक हमारे पास बुलेट है और ये बॉक्स है, जब बुलेट ने आके उसको हिट किया तो फिर दोनों एक साथ मूव करेंगे ना आगे, तो दोनों एक साथ मूव करेंगे तो दोनों का मास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन में बस यही देखना होता है, बस यही है कि यहाँ पे कंफ्यूजन का पॉइंट आता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें सिर्फ बॉक्स का ही मास ले लेंगे कि बॉक्स का मास है, बुलेट हमने अलग से कैलकुलेट किया, लेकिन ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ये चेंज आ जाएगा। बस इन कैलकुलेशंस को आगे सॉल्व करके इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ग्रेविटेशन। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो अपने उसमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई और प्रॉब्लम आती है टॉपिक से रिलेटेड, तो उसका एक बार हम रिवीजन क्लास फिर से स्टार्ट कर सकते हैं अगर सबको ज़रूरत होती है उसकी तो। ओके, थैंक यू।